फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ की करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी में आप देख सकते हो कि अच्छे अच्छे यहाँ पे आर्टिकल है इस बार। सबसे पहले देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है इससे रिलेटेड काफ़ी बेटर आर्टिकल है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आरबीआई की, इसे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देन फिनटेक कंपनीज़ के बारे में समझेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कुछ नया यहाँ पे जानने को मिलेगा। सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन है एसडीआर, ये क्या है इसके बारे में डिटेल समझेंगे, काफ़ी अच्छी आर्टिकल है ये। देन यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, अगेन ये टॉपिक न्यूज़ में आया है तो इसके बारे में देखेंगे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट के बारे में अब क्या न्यू है। एंड देन पीएम किसान में काफ़ी यहाँ पे जो एलोकेशन है वो किया गया है और काफ़ी जो है किसानों को यहाँ पे जो मंथली 6000 देने की बात की गई है ईयरली, तो उसके बारे में भी डिटेल देखें कि कितना एलोकेशन था और कितना यहाँ पे दिया गया, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रही है। देन यहाँ पे कैग की रिपोर्ट है इंडियन रेलवे के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसमें भी इनके द्वारा काफ़ी एक हिडन ट्रूथ यहाँ पे निकाल के रखा गया, तो उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। एंड देन छोटी छोटी न्यूज़ है तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि वीज़ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022 तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा रिसेंटली ये कहा गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेटाइज करेगी मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स बैंक है। और बेसिकली आप देखो कि इनका एक ही टारगेट है ना कि हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, अब इसको मिनिमाइज़ करना है, कम करते जाना है। क्योंकि आप भी ऑलरेडी देख रहे हो कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अधिकतर बैंक में जो है वो एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, जिसके कारण बैलेंस शीट बिगड़ रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इनका एक टारगेट है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को कम करना है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, जो कि अपने यूनियन बजट में इन्होंने कहा था 2021-22 का कि यहाँ पे 2 पीएसबी होंगे जिनको कि यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और जो प्राइवेटाइज किया जाएगा ये गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे सरकार के पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो सरकार क्या करती है कि वो पैसे देकर शेयर परचेज कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम कि ऐसा भी टाइम आता है जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, तब सरकार क्या करती है कि वो शेयर बेच के पैसा ले लेती है। तो यहाँ पे यही काम किया जाएगा कि पीएसबी को यहाँ पे बेचकर पैसा ले लिया जाएगा, इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों दे देना है। तो ऐसा अनाउंस किया गया था, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे जो बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ये भी लिया गया है और ये विंटर सेशन के लिए रखा गया है कि विंटर सेशन में इसको देखा जाएगा। अब ये बिल है, इसमें ये चीज़ें कही गई कि बैंकिंग कंपनीज जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है 1970 का और 1980 का, साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, जिसमें कि यहाँ पे ये कहा जाएगा कि हाँ कानूनी तरीके से अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको प्राइवेटाइज करनी है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी कानून है उनको अमेंडमेंट करके अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। बट अभी भी क्या है ना कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया कि कौन से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको कि यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जाएगा 2022 के फिनेंशियल ईयर में। लेकिन अब इससे बेटर हम लोग को ये समझना होगा ना कि क्यों यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है प्राइवेटाइज करने के लिए। तो रीज़न समझते हैं। सबसे पहली बात कही जा रही है कि बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जाएगी। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि एक हाई डिग्री प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे आ पाएगी। जैसे प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन होता है तो आप लोग देखो कि उससे क्या होती है कि बहुत पंक्चुअलिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एक प्रॉफिट लॉस में भी जीने लगते हैं कंपनीज और बैंक सब, तो ये भी होगा। साथ ही एक ह्यूज कैपिटल, आप देखो ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है, क्योंकि हमारे बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो कैपिटल जितनी होनी चाहिए बैंकों में उसकी कमी है। तो पीएसबी जो है ये हैंडीकैप हो चुके हैं, साथ ही इनकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी मार्केट प्लेस में आप देखो हैंडीकैप हो चुके हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हाँ इनके एम्प्लॉयर के लिए कॉम्पनसेशन पैकेज है, स्किल सेट है, साथ ही एज प्रोफाइल है, रेस्ट्रिक्टिव डिप्लॉयमेंट है, इनएफिशिएंट यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो ये सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। सेकेंड है कि ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग होगा। जो कंट्रोल और इंटरफेरेंस यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में जो सरकारों की हो रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग प्राइवेटाइज कर देते तो इससे बैंक जो है अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। थर्ड है कि यहाँ पे इनोवेशन और एक अचीव करनी है एक्सपर्टीज़।
तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, यहाँ पे आप देखो कि इससे क्या होगा कि अगर हम लोग पीएसबी को यहाँ पे प्राइवेटाइज़ कर देते तो एक इनोवेशन हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस में जीते हैं। अगर उनको लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं। तो ये सारे काम जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगा। साथ ही एक्सपर्टीज़ भी होने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो क्या है कि इंडस्ट्रीज़ जो है अपने एक्सपर्टीज़ लेवल पर अचीव करेंगे हर एक रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो ये भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या हो पाएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज यहाँ पे आ पाएगी और हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे निकल कर आ पाएगा। आज के डेट में आप भी देखो कि कहीं ना कहीं आप अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही एफिशिएंसी भी यहाँ पे जो डेट कवरेज है ना, यानी कि जितना कर्ज यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक में है वो भी आप देखो कि यहाँ पे एफिशिएंसी इन्हेंस हो पाएगी। जो एसेट क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, डेट जितनी भी यहाँ पे कर्ज वगैरह है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक का, तो वो बेटर है ना अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक की देखें। तो इसलिए एक कंपैरेटिव स्टडी निकल कर आई थी, वो भी 2015 से लेकर 2019 के बीच में, और यहाँ पे कंपैरिजन हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर, पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर, जिसमें कि आप देखो कि ये बताया गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एनपीए की रेशियो है वो बहुत हाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एनपीए की रेशियो है, बट वो कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लेते हैं। और एक स्टडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो टॉप 5 बैंक है, जो कि आप प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर से देखो, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है सारे प्राइवेट सेक्टर्स बैंक का, तो वो यहाँ पे लेस देन 5% है। और वही आप देखो कि सारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक का आप देखो तो ये मोर देन 5% है। तो ये एक अलग इशू निकल कर आ रही थी। साथ ही पीएसबी जो है वो अपनी मार्केट शेयर लॉस करते जा रही है। प्राइवेट बैंक्स का आप देखो तो ये क्रीमी प्लेस में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कस्टमर को वो लुभा रहे हैं। साथ ही पीएसबीज जो है वो डिफ़िकल्ट मार्केट में है, पुअर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि गरीब से गरीब आप देखो कि जो ज़िले में है वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी से नहीं हो पा रही है, और गरीब ज़िले में रहने के कारण भी उनको डिफ़िकल्ट मार्केट हो पा रहा है। लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में है वो आप देखो कि बहुत अच्छे अच्छे जगह पे रहते हैं, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा भी होता है, तो इसलिए प्राइवेटाइज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत हो रही है। सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को क्यों यहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। बट आप समझते कि अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तो फर्स्ट है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाएगा। आप देखो बैंक लाने का पर्पस क्या था? बैंक तो आया, नेशनलाइजेशन भी किया गया, उसके बाद आप देखो आरआरबी का भी कंसेप्ट लाया गया, यानी कि यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक भी लाएगी। इट मीन्स कि लोगों को जो पैसे का यहाँ पे जो उनको पैसे सेव करना है, या फिर पैसे को यहाँ पे समय के साथ साथ रहते हुए उनको और ज़्यादा दुगना तिगुना करना है, या फिर उनको हर एक चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है उस चीज़ को समझने के लिए क्या है कि बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए बैंक का क्या आता है कि जो वीकर सेक्शन है ना, उनको वो हेल्प कर सके। बैंकों से आप लोन लेते हो कई तरीके के, बैंकों में आप पैसे रखते हो, बैंकों से एफडी वगैरह कराते हो, जिससे क्या होता है कि आपके पैसे सेव होते हैं, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे प्राइवेटाइज हो गया तो इट मीन्स कि जो सरकारी सेवा इतनी सारी मिलती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो यहाँ पे वीकर सेक्शन को नहीं मिलेगा। तो स्टेट ओन जो बैंक है वो मेनली फोकस करती है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कि लोगों की क्या इंटरेस्ट है। साथ ही वो सर्विस भी यहाँ पे कॉमन पब्लिक को ही प्रोवाइड करती है और बहुत ही सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। लेकिन यही चीज़ जस्ट अपोजिट आपको जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखने को मिलेगा। पीएसबी का जो मर्जर हुआ था, इससे क्या हुआ कि पीएसबी ब्रांचेस जो है वो 3,321 से ये आपका कम हो चुका है, जो कि 2017 से लेकर 2021 का ये डेटा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि सारे पीएसबी बैंक्स को जो है यहाँ पे आपका मर्ज कर दिया गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घाटा हो गया, यानी कि बैंकों की जो ब्रांच है वो यहाँ पे कम हो गई। और पीएसबी प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि ये ट्रेंड्स जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि इससे जो है हमारी ब्रांचेस कम हो रही है। जॉब लॉस की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक की जो मर्ज होती है ना, इससे आप देखो कि नंबर ऑफ़ पीएसबीज जो है वो 27 से 12 हो चुका है। आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश में कितने, तो 12 है, जिसके कारण आप देखो कि एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट हो रहा है और बैंक ब्रांच क्लोजर हो रहा है। इट मीन्स कि जो कि 27 बैंक में जितने भी लोग थे, अब आप सोचो कि इन सबको मर्ज करके 12 बैंक में लाया गया, तो ऑब्वियसली किसी का जॉब लॉस हुआ होगा, किसी को यहाँ पे बिफोर रिटायरमेंट दी गई होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। आप देखो ये भी कहा जा रहा है कि 2017 में कहाँ बैंकों में जो एम्प्लॉयर थे वो 8.57 लाख थे, लेकिन 2021 में आप देखो ये घट के 7.7 लाख हो चुके हैं। ऐसे भी आप देखो हमारे देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, कितने सारे लोग जो है बैंक एग्जाम के पीछे फाइट करते रहते हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो और बढ़ते जा रही है। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो और कॉम्पिटिशन जो है टफ होते जा रहा है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो रही है युवाओं में। जो SC ST OBC सेक्शन है ये भी आपका डिप्राइव्ड हो रहा है,
जैसे आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर्स में इन सबको बहुत फ़ायदा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि कंसर्न जो हो रही है वो सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट को लेकर हो रही है। एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो प्राइवेट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो आज के डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा वो फेल होते जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर बैंक फेल हो जाती है तो आपका जितना डिपॉजिट है उसका सिर्फ 5 लाख एक पर्सन को मिलता है, बाकी के पैसे डूब जाते हैं। तो बैंक फेलियर की केस अगर हम लोग पीएसबी में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो है एश्योरिटी रहती है कि सरकार आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है जिससे कि सॉवरेन गारंटी यहाँ पे हट जाती है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पीएसपी है इसमें 65% सारे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट है और 70% यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिट है। इसका मतलब ये है कि इंडियन कस्टमर्स जो है, हम जैसे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं अपने डिपॉजिट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कि हम लोग अगर सरकारी बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिल से संतुष्टि मिलती है कि हमारे पैसे कहीं सेफ जगह है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट भी अगर हम लोग बैंक फेलियर का देखें तो कोई भी अगर बैंक फेल हो जाते हैं ना तो इससे आप देखो कि एक कॉन्टेजियस इफेक्ट निकल कर आता है कि अगर एक बैंक फेल हो गया तो दूसरे बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं फियर होता है कि उनकी भी बैंक अगर फेलियर होगी तो फिर क्या होगा। तो इससे कहीं ना कहीं इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। अगर हम लोग यही बातें देखें तो 1935 से लेकर 47 के बीच में 900 बैंक फेलियर हमारे देश में देखने को मिला। वहीं 1947 इट मीन्स कि आज़ादी के बाद से अगर 1969 में देखें तो ये चीज़ें कम हो गई, 665 बैंक जो है फेल्ड हुए। इट मीन्स कि 1969 में क्या हुआ था कि यहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन हो गए थे, तो पब्लिक सेक्टर्स बैंक ज़्यादा थे, तो इसलिए हमारे यहाँ बैंक फेलियर की जो कंप्लेन थी वो कम हो गई। प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप देखो कि अगर पब्लिक सेक्टर्स बैंक इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन प्राइवेटाइजेशन है, नहीं। जो मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है बैंकों के द्वारा वो एनपीए है, एक कॉमन है। एनपीए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक में नहीं है, प्राइवेट में भी है, लेकिन आप देखो कि एनपीए की जो प्रॉब्लम प्राइवेट बैंक में होती है ना, प्राइवेट बैंक उसको टैकल कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे क्या है ना कि इस चीज़ को, तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इस तरीके से जो प्रॉब्लम है पीएसबी बैंक का उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। तो फ्यू स्टेप्स जो है यहाँ पे लिया जा रहा है जिससे कि हम लोग पब्लिक सेक्टर्स बैंक को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि टेक अनेबल स्मार्ट बैंकिंग करने की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लोन मैनेजमेंट सिस्टम और जो सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर्स है उनको सेटअप करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो रिटेल लोन डिसबर्समेंट है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। आप देखो कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक में एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोन दे देते हैं। अब देखिए विजय माल्या जैसे लोगों की क्या हालत है, यहाँ पे नीरव मोदी है जो कि इतनी करोड़ों की लोन लेकर चले जाते हैं और हमारी बैंक जो है यहाँ पे घाटे में जुट जाती है। तो ये भी हो सकता है कि जो रिटेल लोन डिसबर्समेंट होती है ना वो यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही आप देखो कि पीएसबी लोन इन 59minutes.com है, तो ये ऐसा है कि अब लोन जो है पीएसबी बैंकों से 59 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही एडवांस क्यू मैनेजमेंट यहाँ पे सिस्टम लेकर आया गया है जो कि ट्रांजैक्शन इंटेंसिव ब्रांच में सिंगल विंडो ऑपरेशन है कि एक ऐसे ही विंडो है जहाँ पे आपको हर एक क्वेरीज़ की आंसर यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आप देखो कि लार्जर जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बैंक है ना वो कस्टमर नीड ड्रिवन जो क्रेडिट ऑफर है ये भी उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उनको एनालाइज करके कि कितने पुराने कस्टमर है, किस तरीके से वो उनके कस्टमर्स जो है कितना जो है वो फैसिलिटीज़ लेते हैं बैंकों से, तो उनको भी इस तरीके का जो है क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे क्रेडिट ऑफर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। साथ ही मॉनिटरिंग ऑफ लोन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है बैंकों में, और साथ ही साथ आप देखो कि थर्ड पार्टी डेटा भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और कुछ स्ट्रेस भी है उसको भी डिटेक्ट करना है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका देखा जाएगा। इट मीन्स कि लोन के कारण जो एनपीए की प्रॉब्लम निकल कर आई है उन सारी चीज़ों को टैकल की जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डेटा ड्रिवन रिस्क स्कोरिंग और यहाँ पे स्क्रूटनी सिस्टम है बैंकों में जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी डेटा को देखते हैं, नॉन फाइनेंशियल जो रिस्क फैक्टर्स है उनको यहाँ पे देखते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि एम्पावरमेंट है, यानी कि बैंक बोर्ड को एम्पावर करने की ज़रूरत है जिससे कि जो बैंक की चीफ रिस्क ऑफिसर है उसको रिक्रूट कर सके मार्केट से। साथ ही रिजोल्यूशन और रिकवरी की बात करें तो आरबीआई के द्वारा आप देख सकते हो कि कुछ फ्रेमवर्क यहाँ पे रिवाइज किया गया है स्ट्रेस्ड एसेट को लेकर। वन टाइम सेटलमेंट की बात की जा रही है कि एक ही बार जो है जो भी प्रॉब्लम है उनकी सेटलमेंट करनी है। इवन यहाँ पे EDRT भी है, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो ये भी आपका ऑनलाइन रिकवरी केस मैनेजमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। गवर्नेंस की बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जाएगा, जो बोर्ड कमेटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत की जाएगी।
इफ़ेक्टिव यूज़ हो पाएगा जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे रोल बेस्ड जो ई लर्निंग है उनको इंश्योर करना है, और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी यहाँ पे लेकर चलना है। रिकैपिटलाइजेशन है, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके पास उस हिसाब से पैसे नहीं है, तो सरकार यहाँ पे इन्फ्यूज़ करती है, यानी कि सरकार के द्वारा आप देखो कि 3.17 लाख करोड़ तक इन्फ्यूज़ किया गया है, मोबिलाइज़ किया जाता है। ये भी आपका 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है वो बैंकों के द्वारा। मार्केट स्ट्रैटेजी अगर और रिच देखें तो कहा जा रहा है कि जो डेडिकेटेड मार्केट सेल्स फोर्स है ये डबल होगा 2018 से लेकर 20 के बीच में, ये आपका डबल हुआ है। क्वाड्रपलिंग हुई है सोर्स ऑफ लोन का, यानी कि 4 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि जो सोर्सेज है वो यहाँ पे बढ़ी है। सो ये सारे यहाँ पे स्टेप्स है जो कि लिया गया है जिससे कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सके। अब आगे क्या करना है ये बातें बताई जा रही है कि एक्चुअली देखिए प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो प्राइवेटाइजेशन को हम लोग को लिमिट करना होगा कुछ फ्यू पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए। प्राइवेटाइजेशन अगर हम लोग करते हैं न्यू पब्लिक सेक्टर्स बैंक का, तो एक लॉजिकल डिसीजंस जो है वो देखने को लगे कि हाँ इमेंस बेनिफिट मिलेगा, इससे प्राइवेट हो जाएंगे सारे बैंक, जो कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ को ओवर द ईयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही ग्रेडेड फॉर्मेट टुवर्ड्स अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली एग्जिट नहीं कर सकती। जो स्टेट रन बैंक है उनसे गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इंस्टेड यहाँ पे 26% स्टेक जो है कुछ सालों के लिए यहाँ पे रहना चाहिए। इवन आप देखो जो नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट थे उनके द्वारा भी ये रिकमेंड किया गया था कि सरकार की जो स्टेक है पीएसबी में वो डाइल्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पे 33% तक। बाकी आप देखो कि इन्वेस्टर्स को भी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, एक फिट एंड प्रॉपर इन्वेस्टर्स को देखा जाएगा जो कि इनके स्टेक को यहाँ पे बैंक में लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग लार्ज बैंक में है उनको यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है कि वो ये सारे पीएसबी को एक्वायर करे, रिटेन करे एज अ होल ओन्ड सब्सिडरीज जैसा, ठीक है। तो उनको अपना अलग एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिलेगा, एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अचीव करना है जो ऑब्जेक्टिव है बिग बैंक्स की, तो यहाँ पे प्राइवेटाइज जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनको यहाँ पे एग्जिस्टिंग लार्ज जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ मर्ज कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनका स्केल और जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ पाएगा, जिससे कि हाई रिस्क जो एपेटाइट है वो डेवलप हो पाएंगे। लेंडिंग कैपेसिटी बैंकों की बढ़ पाएगी कि वो यहाँ पे बेटर तरीके से लोन दे सके। साथ ही एक न्यू एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो डेवलप किया जाएगा कि लास्ट एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है बैंकों की वो 2015 में था और ये फेल हो गया था कि लेंडर्स एवरग्रीनिंग लोन जो है उसको डिटेक्ट कर सके, यानी कि पुराने जो लोन लेकर रखे हैं उनका रिपेमेंट वाला टाइम चला गया, लेकिन बैंक जो है उस चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई की ऑडिट हुई थी तो इससे ये पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे लेंडर है येस बैंक, वो अंडर रिपोर्टेड है बैड लोन्स को लेकर कि उनके बैंक में कितने बैड लोन्स हैं, मीन्स की एनपीए कितनी है। तो 3277 करोड़ से यहाँ पे आप देखो कि 2019 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे आपका अंडर रिपोर्टेड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बैंकों में जो है लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो लोन को वापस से चुकता नहीं कर पाते, तो बैंक भी नहीं देखते हैं ना कि हाँ कौन कौन से लोग हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो उनके पीछे पड़ना हो। तो ये भी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूज़ है हमारे सिस्टम में। सो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हुई, जिसमें कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि अब सरकार की मंशा है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना है, यानी कि नंबर जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है उसको कम करना है। ऑलरेडी हमारे देश में 27 या 12 हो चुका है और यूनियन बजट में भी कहा गया है कि 2 बैंक को तो 2022 में प्राइवेटाइज करना ही है। नीड क्यों है? क्योंकि बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑटोनोमस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगा, इनोवेशन होगी, कुछ यहाँ पे एक्सपर्टीज़ में यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी लॉस हो पाएगा, लूजिंग हो रहा है। साथ ही कंसर्न की बात करें तो फिनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वीकर सेक्शन को होगा, जॉब लॉस हो रहा है, साथ ही सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट को लेकर कंसर्न है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर बैंक फेल्योर हो रहे हैं, और लास्ट बट नॉट लिस्ट प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ पेनिशिएटिव प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम जो देखा जा रहा है उसका अल्टीमेट सोल्यूशन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं स्टार्ट करूँगी इसके बाद यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है उसको जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। सो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे VSNIS के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटी, IR, इकॉनमी ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सिक्योरिटी। इस बार आप देखो कि अच्छे खासे टॉपिक्स हैं।
सबसे पहले देखने वाले हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, इसको लेकर एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल है यहाँ पे। देन क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी, ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके बात की गई है। मेनली आप देखो कि क्लाइमेट चेंज की जो यहाँ पे टॉपिक होती है वो हम लोग इन्वायरमेंट्स के सेक्शन में, जोग्राफी के सेक्शन में देखते हैं, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी लिंक करके यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है, जिससे कि मैं भी यहाँ पे अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँगी। एंड देन यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन, कई बार ये न्यूज़ में है, इस बार क्यों है और क्या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी प्रोविज़न हम लोग देखेंगे कि कानून क्या है, हर एक चीज़। फिर उसके बाद जितनी भी टॉपिक्स शॉर्ट्स में है उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही यहाँ पे शानदार टॉपिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सिक्योरिटी की लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अपकमिंग संडे को आपकी टेस्ट 5 होने वाली है, जो कि मॉडर्न इंडिया के में है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, उससे सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो। चलिए आते हैं सिक्योरिटी में। फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो बनी हुई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसको बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि हम लोग ड्रोन की जो अटैक्स देख रहे हैं, जो पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर एरिया है उसमें आप देखो कि कई बार लगातार बैक टू बैक ड्रोन की अटैक हो रही है, तो ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि इस ड्रोन को भी हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। अब ये है आज के डेट में, आप लोग देखो पहले होते थे मिसाइल वगैरह, बट आज के डेट में ड्रोन है जो कि बहुत ईजिली तरीके से इसको जो है ऑपरेट किया जाता है, बहुत ईजी तरीके से ये जो है यहाँ पे इससे अटैक भी होते हैं। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साइड से जो ड्रोन है वो लगातार हमारे बॉर्डर एरिया में एक थ्रेट पैदा कर रहे हैं। कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो भी यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स को डिस्कस करिए कि ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इसको कैसे डील करना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एयरफोर्स स्टेशन जो जम्मू है, इसको लो फ्लाइंग ड्रोन के द्वारा आप देखो अटैक किया गया, यानी कि बहुत ऊपर भी नहीं ये फ्लाई कर रहे हैं, बहुत ही नीचे फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन। ऐसी ड्रोन के द्वारा हमारे यहाँ पे जो जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन थी वहाँ पे अटैक किया गया। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही यहाँ पे अब टेंशन वाली बात है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहने का क्या मतलब है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि जैसे आप देखो कि टाइम जिस तरीके से बीतता जा रहा है, आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांस वाले एरिया में जी रहे हैं, तो करेंट डेवलपिंग सिनेरियो में किस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आज की डेट में किस तरीके का सिचुएशन है और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, इसे हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये 5 to 10 ईयर्स तक ही रहने वाला है, फिर उसके बाद ये फिर अपग्रेड होगा, फिर कुछ नया यहाँ पे आएगा। इसमें क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी से आज की डेट में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि जैसे रोबोट मूवी आप देखे हो, जिसमें जो चिट्टी है यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसे ही है, लेकिन वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो रोबोट है और वो जो एक्ट करते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के जैसा करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से ये आपका इंटेलिजेंस बनाया गया है। साथ ही मशीन लर्निंग है, यहाँ पे मशीन लर्निंग जिसमें कि आप देखो कि डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन है जो कि वन ऑफ द यहाँ पे आप कह सकते हो कि काफ़ी सिक्योर डेटा रखा जाता है। चेन में ये आपका बंधा रहता है, ब्लॉक बनते जाते हैं, जितने भी डेटाज होते हैं वो ब्लॉक में लॉक होते जाते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसमें कि कम्युनिकेशन बिटवीन द गैजेट्स होता है। तो ये सारी कुछ आज के डेट में आप देख सकते हो कि इसे हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। इट मीन्स कि आज की डेट में ये नीड है, इसलिए हम लोग इस तरीके के टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जो लीडरशिप है वो आज से नहीं है, वो हम लोग जो है पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं और काफ़ी क्रूशियल भी है। अगर हमारे देश की सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बिल्कुल ही होना चाहिए। डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन भी हो रही है वेपन्स का, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे आर्म्स को पहले जो वेपन होते थे उसको हम लोग यूज़ करते थे, फिर इसके आगे बढ़े तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन लेकर आए, फिर स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लेकर आए, बड़े बड़े हथियार लेकर आए, फिर गाइडेड मिसाइल्स लेकर आए, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और अब जाकर आप देखो कि हम लोग अपने देश को यहाँ पे बचाने के लिए, सिक्योर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमेशा से होते आई है, इसलिए अब देखते हैं कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसकी क्या बेनिफिट्स है और उसका क्या पॉसिबल थ्रेट भी है। जैसे अभी बात कर लेते हैं ड्रोन। तो ड्रोन क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें कोई भी इंसान नहीं होते,
तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इसको एक्सटेंसिवली बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे एरियल फोटोग्राफी है, अगर आप देखो कि आसमान से फ़ोटो लेनी है ज़मीन की, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका ड्रोन के इस्तेमाल से होता है। आप देखते हो शादी पार्टी घर पे भी आप लोग जो भी काम करते हो तो ड्रोन से बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है। फिल्म मेकिंग भी है, आज के डेट में पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे ड्रोन से शूट हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी हम लोग ड्रोन वगैरह से कर लेते हैं। वाइल्ड फायर मैपिंग भी यहाँ पे देखते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है तो इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रोन भी वहीं पे भेज दिया जाता है जिससे कि बहुत क्लियर पिक्चर के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्राउड मॉनिटरिंग है कि कोई भीड़ को भी अगर मॉनिटर करना है तो वो भी चीज़ देखनी है तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉसिबल थ्रेट यही है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये यूज़ किया जा सकता है जिससे कि हम लोग रिकनसाइंसेस कंडक्ट कर सके स्पूफिंग वगैरह के लिए, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखो कि कहीं पे भी सिक्योरिटी फोर्स है, अगर वहाँ पे ड्रोन भेज दिया जाए तो हो सकता है ना कि कोई भी सोचेगा कि यहाँ पे ड्रोन क्यों है, तब कि वहाँ पे कोई भी काम नहीं है, कोई भी हर तरीके से सन्नाटा है, कोई भी वहाँ पे वायलेंस नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर किसी देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर डाइवर्ट करना है तो उसके लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये एक पॉसिबल थ्रेट है। साथ ही आप देखो कि ड्रोन का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है इस तरीके से लोगों को छकाने के लिए तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे और फिर जो है जहाँ पे तमाशा करना होगा या फिर कोई थ्रेट पहुँचानी होगी तो वहाँ पे कर सकते हैं, तो ये एक पॉसिबल थ्रेट है। उसके बाद रिमोटली ऑपरेटेड वेपन्स सिस्टम है, रोज है, इसमें क्या कि सर्विलांस भी इन्हेंस हो रहा है, यानी कि केमिकल और बायो डिटेक्शन सेंसर से, ड्रोन से, तो ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइबर इन्फिल्ट्रेशन है, तो साइबर इन्फिल्ट्रेशन की जो बात की जा रही है इससे क्या होगा कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसको यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जो कंट्रोल सिस्टम किसी भी कंट्रीज़ की है तो उसको यहाँ पे आसानी से हम लोग गेन कर सकते हैं। इससे जो पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है कि किस एरिया में इस कंट्रोल सिस्टम को अलाउ करना है, तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे चिट्ठी वगैरह है तो उसको हम लोग जो है आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है। ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो साइबर अटैक्स है ये देखने को मिलता है कि बहुत तरीके से, क्योंकि हम हमारे द्वारा बनाए गए मशीन है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि वो एक्सट्रीम लेवल पे सारे डिसीजन नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं एक अगर चूक भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि टेररिस्ट और जो अदर एडवर्सरीज है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय करते जिससे कि प्लान कर सके, कंडक्ट कर सके जो मोर एफिशिएंट फिजिकल अटैक्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा सकते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी इन्हेंस होता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है या फिर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट्स है, तो वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस होता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि इससे रिस्क क्या है, तो अगर साइबर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम होती है, डिसरप्शन की प्रॉब्लम होती है, फिर पोटेंशियल भी है कि यहाँ पे आपका सैबोटेज होगा, यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ भी कर सकते हैं साइबर टेक्नोलॉजी से। सेकेंड है यहाँ पे इन्हेंस्ड ह्यूमन परफॉर्मेंस। आप देखो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फोकस है, मेमोरी है, इमोशन है, जो कि हमारे दिमाग को, जो न्यूरोफार्मास्यूटिकल है उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं। जो फिजिकल परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स है इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये तो फ़ायदा है लेकिन कहीं नुकसान भी है। नुकसान यही है कि यहाँ पे आप देखो कि कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो इंटरफ्रेंस हो रहा है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की इंटरफ्रेंस होनी चाहिए थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप ना हो सके। साथ ही यहाँ पे जो यूज़ है आउटर स्पेस का डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो इस फील्ड में अगर हम लोग देखें कि बेनिफिट क्या है, तो एक अच्छा खासा रोल यहाँ पे प्ले होगा किसमें, तो स्टेट इंटेलिजेंस में, साथ ही सर्विलांस में, रिकनसाइंसेस में, ट्रूप्स जो मैनेजमेंट या मूवमेंट ट्रैकिंग है लैंड में, सी में, एयर में, तो ये सारी जगह पे आप देखो कि बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे आउटर स्पेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जीपीएस गाइडेड वेपन या फिर साइबर वॉरफेयर है, इन सब फील्ड में जो है हमारा काफ़ी बेनिफिट होगा। लॉस क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है इसमें आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है सैटेलाइट सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं हर एक टेक्नोलॉजी की बेनिफिट है, तो यहाँ पे लॉस भी है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि चेंजिंग फेज़ क्या है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो किस तरीके से हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की जो है वो यहाँ पे दास्ता है। तो न्यू थ्रेट्स हैं, देखिए पहले क्या होता था कि लोग जो है हथियार वगैरह का इस्तेमाल करते थे, पर्सन टू पर्सन फाइट करते थे, फेस टू फेस वॉर होती थी, लेकिन आज के डेट में न्यू थ्रेट्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, नोवल एप्लीकेशन है, तो इससे भी एक आप देख सकते हो कि जो लेबर मार्केट है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो सकता है। हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को यहाँ पे घर बैठे बर्बाद कर सकते हैं, तो ऐसा भी है।
साथ ही लिमिटेड रेगुलेशन है। टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो इसके कोई हाथ पैर नहीं होते, बहुत ही इसकी अनलिमिटेड यहाँ पे आपका ऑपरेशन है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है इससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इनोवेशन है ये आउटपेसिंग स्टेट्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है ये इसकी रेगुलेशंस भी कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। पावरफुल एडवर्सरीज है। अगर हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड वेपन सिस्टम है वो इनकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवर्सरीज है कि वो यहाँ पे फास्टर तरीके से और स्ट्राइक कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्राइक कर सकते हैं। और इंडिया के लिए चैलेंज है कि हम लोग यहाँ पे सारे वॉरफेयर डोमेन्स में जो है जैसे कि स्पेस वगैरह में भी हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे चैलेंज है, लैंड में है, एयर में है, स्पेस में है। तो इस तरीके की पावरफुल टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घातक होने की भी संभावना है। थ्रेट अगर हम लोग देखें तो नॉन स्टेट एक्टर से भी है। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है जैसे कि अलकायदा हो गए, ISIS हो गए, जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। इनका क्या काम था कि जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनमें जो लोग होते थे ना उनको ट्रैक करते थे, उनकी हिस्ट्री निकालते थे कि वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स वो लोग फाइंड आउट करते थे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, और फिर उसका माइंड वॉश करके अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करते थे। जिससे क्या होता है ना कि वो जिस एरिया में वो रहने वाला लोग है तो उसे अपने एरिया के बारे में पूरा डिटेल पता होता था। तो जहाँ पे भी ये सारे ग्रुप्स को टारगेट करनी होती थी वो वहाँ के लोगों को वो माइंड वॉश करके अपने ग्रुप में संकलित करते थे। तो ये क्या हो गया कि नॉन स्टेट एक्टर का भी आप देखो कि उनको भी डर है कि ऐसे मासूम लोगों को भी यहाँ पे ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं। साथ ही यहाँ पे देखें तो मोर पोटेंट टेररिस्ट थ्रेट है। इट मीन्स कि टेररिस्ट के लिए ये ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करते हैं और इससे किसी भी देश की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। किसी भी देश की आप देखो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। थ्रेट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि कहीं पे ड्रोन से अटैक हो रही है या फिर आप देखो कि जो मिसाइल वगैरह से अटैक होती है तो इससे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की तो जान नहीं जाती, या फिर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं यहाँ पे कोलैप्स होते हैं, मास नंबर पे डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इंसेंटिव्स देना होगा इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेशंस को, कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। साथ ही मल्टीलैटरल गवर्नेंस सिस्टम होनी चाहिए। ऐसी गवर्नेंस सिस्टम होनी चाहिए जिसमें कि वैरायटी ऑफ एक्टर्स हो, जो कि यहाँ पे कोई भी अगर सोल्यूशन लेकर आना है नेशनल सिक्योरिटी पे तो यहाँ पे वो इनिशिएट करे, शेप करे, इम्प्लीमेंट करे, दोनों तरीके से। एक तो टेक्निकल सोल्यूशन भी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट से सोच रहे, साथ ही नॉर्मेटिव सोल्यूशन भी होनी चाहिए। मोर पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिससे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ट्रेंड्स है उसको हम लोग, इसी के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो थ्रेट्स है उसको भी एड्रेस करना होगा, शेयर करना होगा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है। साथ ही यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज़ है, प्राइवेसी है, एथिकल इम्प्लिकेशन है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना होगा। साथ ही आप देखो कि PPP यहाँ पे मोड जो है उसको फॉर्म करनी होगी और इसका एम यही है कि प्राइवेट कैपिटल्स भी जो है वो भी एलोकेट करना होगा जिससे कि हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो पाए। साथ ही यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ये एप्लीकेशन है उसको अडॉप्ट करना और डेवलप करना वो भी हमारे सरकार के विदिन, और इससे आप देखो कि जो गवर्नमेंट की डिज़ाइबिलिटी है एज ए कस्टमर और प्राइवेट सेक्टर ये भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो 2015 में एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो लॉन्च किया गया जिसके तहत 73 इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंस्टॉल की गई थी हमारे देश में, और इसका टारगेट है 2022 तक, यानी कि इस साल तक इंस्टॉल करना है। सेकेंड है कि हमारे यहाँ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी आया। क्वांटम टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि कोई भी काम जो है वो बहुत ही फास्टर तरीके से होती है। अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल PC में कोई काम 1 घंटे में हो रही है तो ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसके PC में एक काम जो है वो आपका कुछ सेकंड में हो जाएगी। तो इतना यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पे स्पीड है। इसको भी अनाउंस किया गया था 2020 में कि जिससे कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए और क्रिप्टोग्राफी के लिए ये डेवलप हो सके। साथ ही DRDO के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे डेडिकेटेड लेबोरेटरीज़ भी बनाए गए जो कि मेनली ये फोकस किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उस पर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। साथ ही इंडियन मिलिट्री जो है वो भी यहाँ पे रिपोर्टेडली आप देखो कि डेवलप करी है एडवांस मिलिट्री सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। साथ ही ऑप्शनली आप देखो कि यहाँ पे मैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, साथ ही स्वयं ड्रोन्स वगैरह है। तो ये भी इस तरीके का ड्रोन्स प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन मिलिट्री के द्वारा बनाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आप देखो तो एक नया इमर्जिंग और स्ट्रैटेजिक जो टेक्नोलॉजी है, इट मीन्स कि नेक्स्ट डिवीज़न है, ये भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इंडिया में आप देखो कि एक डिफेंस साइबर एजेंसी भी लाई गई है
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से यहाँ पे साइबर रिस्क वाले काम को काउंटर करना है और हमारे देश में जो भी थ्रेट्स है उससे इसको बचाना है। साथ ही हैंड हेल्ड जो यहाँ पे थर्मल इमेजर्स है वो भी यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को प्रोवाइड किया गया है और इसको हर एक जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि आईबी हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे भी हैंड हेल्ड ये थर्मल इमेजर है। ओके, थर्मल इमेजर मतलब कि आप समझो कि ये जो टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे इमेज वगैरह लेने की मशीन होती है, तो ये भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, LAC LOC, ये सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। सो ये सारे कुछ ऐसे बेहतरीन स्टेप्स है जो कि हमारे सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है उससे रिलेटेड इतनी सारी बातें पता चला। ओके, अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है ना, कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट में वोट किया गया है, और वो भी फर्स्ट टाइम, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को एज ए थ्रेट टू पीस, यानी कि शांति का यहाँ पे आप देखो कि भंग हो रहा है, शांति के ऊपर एक डर है, प्रकोप है, उस तरीके से डिफाइन किया गया। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कहीं से भी फेवर नहीं किए। सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया जिसको 113 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट है उनके द्वारा को स्पॉन्सर की गई है, और इसको आयरलैंड और नाइजर के द्वारा टेबल भी किया गया। इसका एम एक सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करना है, जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है ना उसको एक साथ लेकर आना है, और वो भी यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है और पीस बिल्डिंग काम है, इसके लिए यहाँ पे करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके का काम लेकर आना है जिससे कि हर एक देश में ग्लोबल लेवल पे जो सिक्योरिटी है, जो रिस्क हो रही है, सिक्योरिटी की रिस्क हो रही है, उसको कम किया जाना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का प्रिवेंशन है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है लोगों में क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उस चीज़ को कम करना है। साथ ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बेटर तरीके से मैनेज करना है और शांति बनाकर रखना है। ये जो वोट किया गया रेजोल्यूशन में, ये 15 मेंबर काउंसिल में किया गया, जो कि ये 12 था इन फेवर, और विद रशिया एंड इंडिया जो कि अपोज कर रहे थे, और चाइना अभी एब्सटेंड कर रहा है। तो ये तो पूरी बात रही। बात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हो रही है, तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। तो अब इसके अलावा आपको बतानी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, UNGA, साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इन दोनों के अलावा 4 और कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेनेंस करना, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली 10 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है वो इसके मेंबर है। तो यहाँ पे चाइना, UK, US और फ्रांस और रशिया है। हर एक मेंबर का अपना एक वोट होता है, बट यहाँ पे परमानेंट मेंबर जो है उनके पास पावर होता है वीटो का। कहने का मतलब है कि ये जो 5 यहाँ पे मेंबर है, तो वीटो का कहने का मतलब ही है कि यहाँ पे जो 5 मेंबर नेशन है वो अगर कुछ भी कह देते, किसी भी डिसीजन पे अगर वो नो कह देते, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे नो हो जाता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया आप देखो कि एक काउंसिल की फर्स्ट वीटो वेल्डिंग परमानेंट मेंबर है, तो इनकी जो नेगेटिव वोट है ना वो पूरी तरीके से पासेज को ब्लॉक कर देती है, यानी कि इस तरीके का रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं। इंडिया यहाँ पे परमानेंट मेंबर में नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कहा है कि हम इस डिसीज़न के अपोज में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिसीज़न फिर भी पास हो सकता है। बट क्योंकि रशिया यहाँ पे अपोज कर रहा है और रशिया इसका परमानेंट मेंबर है, तो यहाँ पे आप समझो कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि ऐसी रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखो कि क्लाइमेट चेंज और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में इंटरलिंक बैठानी है। क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं आप देखो आज के डेट में एक रिस्क ही पैदा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, इसके कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रही है। ग्लेशियर मेल्ट हो रही है तो सी लेवल जो है वो राइज़ हो रहा है। इसके कारण आप देखो कि सिटीज़ में, स्टेट्स में पानी जो है वो आपका इंटर कर रही है। बहुत सारे जो आपके आइलैंड है वो सबमर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे इवन स्पेसीज़ है जो बर्फ़ों में रहते हैं, उनकी हैबिटेशन ख़त्म हो गई है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आप देख सकते हो कि रिस्क यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है। इसके कारण आप देखो कि बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पे लाइफ बर्बाद हो रही है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो लोग हैं और कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है आज के डेट में क्लाइमेट चेंज को लेकर। साथ ही आप देखो कि यूनाइटेड नेशन FCCC का जो कॉन्फ्रेंस है उसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी स्लो है। जो आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूनाइटेड नेशन FCCC का, ये बहुत ही इनएडिक्वेट है। इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे डिमांड निकल कर आ रहा है कि भैया जल्दी तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाओ। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी टूल है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं।
तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो ये रिस्पॉन्सिबल है अपने आप में कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी बना के रखनी है। साथ ही सिक्योरिटी जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उनको इंश्योर करना है कि यहाँ पे पीस कीपिंग हो, पीस बिल्डिंग हो, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस हो। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो क्षति हो रही है लोगों को, एटलीस्ट उस बेसिस पे जो है यहाँ पे उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके, उनको बचाया जा सके। लेकिन इस रेजोल्यूशन का कंसर्न क्या है, क्यों हमने इसे मना किया और रशिया ने भी मना किया? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है, कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक मिसलीडिंग है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जब आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के पास ये पोटेंशियल है कि हमारे पीस और सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स बात होती है। और जो इससे क्या होता है ना कि जो अटेंशन है, जो यहाँ पे लोगों की अटेंशन है कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का उसको कहीं ना कहीं दबाना है, दबाना इन द सेंस कि उनको टैकल करना है, तो ये सारा काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एम्बिट है इसको बाहर रखा गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला तो प्राइमरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को आप मेंटेन करो। क्लाइमेट चेंज को तो यहाँ पे इससे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम ही नहीं है, क्योंकि अब तक आपने नहीं देखा, ये पहली बार थोड़ी है कि हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बट अब भी आपको पहली बार देखने को मिला कि ये मुद्दा उठाया गया। तो यहाँ पे इनके एम्बिट में नहीं आता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो इसलिए हमने इसका अपोज किया। और साथ ही यहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच की भी कमी है। आप देखो बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आता है, बट यहाँ पे आप देखो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जो कि आज की डेट में वीटो पावर होल्ड करके रखी है, चाहे वो यूके है, यूएस हो, चाइना हो, तो इनके पास वीटो पावर है। तो आप देखो कि एक कंट्री भी अगर वीटो कर देता है, ना कर देता है, डिसीजन को अपोज कर देता है, तो फिर वो डिसीजन कभी भी पास नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच है ही नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसलिए इन सारे रीज़न की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन FCCC को अपनी जो स्कोप है डिस्कशन का, जिसमें कि हम लोग क्लाइमेट रिलेटेड अगर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में भी अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करना चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के ऊपर। साथ ही जो ग्लोबल एफर्ट्स है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिससे कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके सारे कंट्रीज़ का। एंटिसिपेट करना चाहिए और जो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना चाहिए। साथ ही जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का उसको इम्प्रूव करना है, और जो असेसमेंट की यहाँ पे शेयरिंग है वो भी यहाँ पे आपका इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली कोई अर्ली वार्निंग हो गई डिफरेंट रीजनल के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो ये भी सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। फाइन, अब देखते हैं कि चैनल्स जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। आप देखो कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगा, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। इससे यहाँ पे जो एक्सट्रीम इवेंट है, आज के डेट में आप देखो कितनी ज़्यादा ठंड है, अभी तक पता नहीं ठंड कब ख़त्म होंगे, लेकिन जब यहाँ पे आपका चेंज होता है, वेदर आती है, तो वो एक्सट्रीम वेदर में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठंड है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे है, गर्मी है तो एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं इससे कहीं ना कहीं आप देखो कि चाहे हम लोग इंसान हो या फिर जानवर हो, हर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वल्नरेबल सिचुएशन में आ ही जाते हैं। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। इसके कारण क्या है कि कैपेसिटी जो स्टेट का है ना कि वो यहाँ पे स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, ये भी यहाँ पे थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। स्टेटलेसनेस है, यानी कि डिसअपियरेंस जो टेरिटरी की हो रही है, इसके कारण लोगों की जो राइट है, सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है स्टेटहुड का, ये भी खत्म हो रहा है। और यहाँ पे सिटीजन्स जो यहाँ पे रहते थे, जो सबमर्ज्ड आइलैंड नेशन है, यानी कि ऐसे आइलैंड है जो कि आज पूरी तरीके से सी लेवल वाटर राइज होने के कारण वो सबमर्ज्ड हो चुके, तो वहाँ के लोग जो है स्टेटलेस हो गए, वो कहाँ जाए, कैसे रहे, ये वाली बात हो गई। साथ ही आप देखो कॉपिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। एक जगह से आप देखो कि अगर पानी भर जा रहे हैं, सी लेवल राइज हो रही है, कोस्टल रीजन में सारी पानी आ रही है कोस्टल स्टेट में, तो इससे क्या है कि लोगों को यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, और लोग जो है वो माइग्रेट कर भी रहे हैं फोर्सफुली, जो है वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं मजबूर है कि कहीं और जाकर रहे। तो यही सब कुछ यहाँ पे रीज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रही है, और इससे हमारे देश में जो सिक्योरिटी इशूज़ है वो निकल कर आ रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर हमने देखा, साथ ही रेजोल्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या यहाँ पे कंसर्न है, क्यों हमने अपोज किया, ये सारी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप देखो बराबर ये चीज़ें रहती ही है। टेलीकॉम सर्विस और जो इंटरनेट है इसका इम्पैक्ट है, ये सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्लियामेंट में आपका प्रेजेंट किया गया है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। अब ये तो बात जो भी हो,
इसमें आपको समझना है कि इंटरनेट शटडाउन क्या होता है और रूल्स क्या है रिलेटेड जो कि इंटरनेट को शटडाउन करना है। तो इंटरनेट शटडाउन जो कि आप देखो कि एक इंटेंशनल यानी कि चाह के यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है, जिससे कि या तो आप इंटरनेट का एक्सेस कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में इंटरनेट शटडाउन हो गया, बंद कर दिया गया, तो आप चाह के भी मेरी वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो डेली बेसिस पे जाती है उसको आप लोग नहीं देख सकते हो। तो शटडाउन से क्या होता है कि ये आपका पूरे देश में ये किया जाता है, या फिर किसी रीजन में अगर कोई परेशानी है तो टारगेटेड रीजन में भी कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 550 इंटरनेट शटडाउन्स जो है आज तक, यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक जनवरी तक 2021 दिसंबर तक 550 बार इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि मोर देन 500 केसेज इंसिडेंट्स यहाँ पे हुई है। अब रीज़न क्या होता है इंटरनेट शटडाउन करने का? तो सबसे पहली रीज़न होती है क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि अगर किसी को भी भड़काना है, जनता को भड़काऊ बनानी है, इंटेंस करना है, तो आप उनको जो है इंटरनेट पे कुछ भी गलत सलत फेक न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट कर दो। तो इससे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। साथ ही किसी एरिया में अगर स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, पीस की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना। साथ ही जो फेक न्यूज़ होते हैं, जो गलत तरीके के न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होने लगते हैं, इसको यहाँ पे टैकल करना। क्योंकि लोग सच्चाई से थोड़ी यहाँ पे गुस्सा करते हैं, वो गलत न्यूज़ और फेक न्यूज़ र्यूमर के कारण यहाँ पे परेशानी होती है। अब क्या रूल्स है, क्या कानून है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 2017 में एक कानून आया था जिसका नाम है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, जो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज का यहाँ पे सस्पेंशन हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरनेट शटडाउन भी कहते हैं, ये 2017 के रूल्स से निकल कर आया है। और इसमें भी कौन कानून है? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है, जिसके तहत ये ये जो आपका इंटरनेट है उसको शटडाउन करने की बात की जाती है। 2017 की जो रूल्स है, इसमें टेम्प्रेरी शटडाउन यानी कि आपका जो है कभी कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पे शटडाउन किया जा सकता है उस रीजन में जहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी की ज़रूरत हो। और ये जो टेम्प्रेरी शटडाउन कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार शटडाउन किया गया तो इट में एक्सटेंड अप टू 15 डेज। ओके, ये जो आपका टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इससे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी एम्पावर किया गया कि वो बहुत टाइप के जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसको रेगुलेट कर सकती है। जैसे कि इंटरनेट शटडाउन भी करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और अगर लाइसेंस भी देना है उनको तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक 2020 में बहुत शानदार डिसीजन आया था, जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिश करना सारे ऑर्डर को फॉर सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस टू एनेबल द अफेक्टेड पर्सन टू चैलेंजेस बिफोर द हाई कोर्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस को यहाँ पे सस्पेंड किया गया वो इनडेफिनेट काल के लिए किया गया है, और ये इम्परमिसिबल है। इट मीन्स कि इस चीज़ों को परमिट किया ही नहीं जा सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते, क्योंकि कानून में तो यहाँ पे 15 दिन है, और यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम तक जो है वो आपका कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, लीगल नहीं है कि आप यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर दो। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट निकल कर आई, उसी को देखते हुए 2017 रूल्स जो है उसको 2020 में अमेंड किया गया, और ये इंश्योर किया गया कि अगर दूसरे यहाँ पे सस्पेंशन ऑर्डर जो यहाँ पे आपका निकल कर आता है इस रूल्स के अंदर, तो वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 15 डेज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जो है वो डिसरप्शन हो सकता है। इससे पहले आप देखो 2017 की जो इंटरनेट शटडाउन थी, इसको ऑर्डर किया गया था CRPC, यानी कि ये भी आप देख सकते हो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके सेक्शन 144 के तहत भी ये पावर दिया गया है कि यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिसअलाउ किया गया है। अब इंटरनेट शटडाउन तो कर दिया जाता है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है? आप देखो सब भारी मात्रा में इम्पैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इससे मुझे थोड़ी अर्निंग मिल पा रही है, तो यहाँ पे मेरी बिजनेस चल रही है। अगर मैं यूट्यूब आपका इंटरनेट शटडाउन हो जाए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी, इसे अपलोड भी नहीं करूँगी, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन है, कोई देखेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि मुझे कहीं ना कहीं लॉस होगा, बिजनेस से यहाँ हमारी बर्बाद हो पाएगी, सर्विस डिलीवरी अप टू द मार्क नहीं है। और व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़र्स देख सकते हो कि इंडिया में 15 मिलियन तक है, तो इनमें से बहुत सारे हैं जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेस है, कौन बड़े बड़े बिजनेस थोड़ी, सब यहाँ पे टाटा अंबानी अडानी थोड़ी है। तो यही बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे बिजनेस जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। एक UK बेस्ड प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च जो फर्म है, उनके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट लाया गया, और वो ये कहते हैं कि 2020 में जो इंटरनेट शटडाउन है, इसका कॉस्ट आप देखो कि इससे भारत को नुकसान भी हुआ है, $2.8 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि $2.8 बिलियन यहीं पे नहीं है। इट मीन्स कि टोटल लॉस का ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% है, जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड इकॉनमी का आप देख सकते हो कि 4 बिलियन लॉस हुआ है। तो इससे जो है हमारा मोर देन हाफ हमारे यहाँ ही लॉस हुआ है,
क्योंकि हमारे यहाँ 550 बार जो है इंटरनेट शटडाउन किए गए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स में भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप देखो कि सरकार चाहती है कि डिजिटाइजेशन हो जाए, और यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन से क्या होता है कि लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 15 डेज़ में जो है पूरी तरीके से ये भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे इंटरनेट जो है कब शटडाउन नहीं हो जाए। वॉयलेशन है, यानी कि जो सिटीजन का अधिकार है उसकी भी यहाँ पे हनन हो रही है। अराउंड आप देख सकते हो कि 42% जो शटडाउन है 2020 में, ये डायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वैल्यू को यहाँ पे सप्रेस किया है। शटडाउन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्पोज किया गया, तो ये एक क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में, तो ये बात है। इसी के साथ आप देखो कुछ कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई है कि जो सस्पेंशन हो रहा है टेलीकॉम सर्विस का उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। इट मीन्स कि जो रूल्स है उसको रिव्यू कीजिए और इंटरनेट शटडाउन की सारे एस्पेक्ट को एड्रेस कीजिए। साथ ही कुछ रूल्स लेकर आइए जिसमें कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सके। साथ ही यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो है वो भी स्टेट और यूटीज़ के लिए होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है रेगुलेट करने का। साथ ही ग्राउंड क्या क्या होना चाहिए सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज का, तो कॉडिफाइड डिफाइंड पैरामीटर्स होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स आपको एक्ट के तहत देखने को मिलेगा उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी है। साथ ही कुछ मैकेनिज्म भी यहाँ पे रखना है जिससे कि जो इंटरनेट शटडाउन है उसके मेरिट को डिसाइड कर सके कि किस बेसिस पे इंटरनेट शटडाउन किया गया है। साथ ही एक सेंट्रलाइज डेटाबेस भी मेंटेन करना है जिसमें कि सारे शटडाउन ऑर्डर्स को जितने भी हमारे देश में हुए हैं अब तक शटडाउन, उनको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। अदर रिकमेंडेशन में क्या है कि हमें इंटरनेट शटडाउन्स जो है उसको इस तरीके से इंश्योर करना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको रीस्टोर कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि एक क्लियर कट प्रिंसिपल होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी का और प्रोसीजर का, जिससे कि हम लोग शटडाउन को हटा सके। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि जो ऑप्शन है कि सेलेक्टिव सर्विस को बैन करना है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो इनको बैन नहीं करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इन सब पर्टिकुलर को जो है बैन कर सकते हैं, ना कि पूरे इंटरनेट को ही बैन कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है, क्योंकि बैन करने का मुद्दा भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से निकल कर आया है। तो ये जो टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स है, इसमें क्या कहा जा रहा है 2017 का कि ऑर्डर जो है वो यहाँ पे इशूड किया जाएगा स्टेट और यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा ही सिर्फ, और ऑर्डर को यहाँ पे रीजंस के तहत रखा जाएगा। साथ ही रिव्यू कमेटी है जो कि यहाँ पे 5 डेज़ के विद इन हमेशा मिलते रहेगी और यहाँ पे टॉक होते रहेगा कि क्या क्या यहाँ पे इशू है इस डायरेक्शन को लेकर। ओके, सो दिस रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरनेट शटडाउन का। अब कुछ कमिटीज़ के द्वारा देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इनका कहना है कि इनएडिक्वेट रूल्स है, एक बेटर रूल्स ही नहीं है कि किस मैटर पे हम लोग इंटरनेट शटडाउन करना है। जब लगता है कि स्थिति खराब है तो इंटरनेट शटडाउन हो जाती है। अनडिफाइंड ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि टेलीकॉम सर्विसेज में सस्पेंशन कहाँ कहाँ देना है, जैसे पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी है। और साथ ही साथ आप देखो कि अदर पर्पस को भी यूज़ करना है, जैसे कि शटडाउन्स जो है इसको भी रीस्टोर किया जा रहा है एज ए टूल, जिससे कि हम लोग पॉलिसी वगैरह को जो है यहाँ पे बेटर तरीके से कर सकें। नो रिकॉर्ड फॉर इंटरनेट शटडाउन, अब जितनी भी शटडाउन होती है ना उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, ये सबसे बुरी बात है। और सेक्शन 144 के तहत भी यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि CRPC के सेक्शन 144 है जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके बाद आप देखो कि हाई मॉनेटरी लॉस भी होता है, जैसे अभी हमने देखा $2.8 बिलियन तक का है। तो फिर यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन इतने मास नंबर पे इतने डेली जो है क्यों ही करना। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट शटडाउन। आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है थोड़ी समझ में आई होगी, सही लगे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही न्यू पॉइंट्स थे। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, छोटे छोटे न्यूज़ क्या क्या है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, ये पिनाका ER है, मल्टी बैरल ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे पोखरन रेंज में इसको टेस्ट किया गया है। न्यू जो पिनाका ER है इससे आपको 70 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलेगा, वो भी 45 किलोमीटर, जो कि आज के डेट में मिसाइल का एग्जिस्टिंग रेंज है। पिनाका में आप देखो कि यहाँ पे 12 रॉकेट्स जो है 44 सेकेंड्स के पीरियड में यहाँ पे आपका फायर किया जा सकता है, और इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। और सक्सेसफुल टेस्ट अगर हम लोग एरिया डेनियल मोनिशंस का बात करें तो ये हमारे यहाँ जो है डेवलप्ड है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक होता है ना कि हमारे यहाँ बनाया हुआ है फ्यूजेस, तो इसको ध्यान रखना है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया। हमारे द्वारा बनाया गया डिज़ाइन और डेवलप्ड जो है हेलीकॉप्टर लॉन्च शांत मिसाइल है, ठीक है। तो ये पोखरान रेंज से ही इसको टेस्ट किया गया। तो शांत मिसाइल में है क्या, एक्चुअली इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव्स है, जिसमें कि हाई जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वो भी यहाँ पे सेफ डिस्टेंस तक। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसको न्यूट्रलाइज टारगेट भी है, इट मीन्स कि 10 किलोमीटर्स तक जा रहा है और ऐसा फील होता है कि नहीं इसका अब इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। ये अपने सीरीज़ में 3rd है स्टैंड ऑफ वीपन्स, तो इसको याद रखना है।
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, अब इसको स्मार्ट कहा जा रहा है। रिसेंटली DRDO के द्वारा एक लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी रेंज तक यहाँ पे स्मार्ट जो आपका स्मार्ट है ये इसको लॉन्च किया गया है, ये टेस्ट किया गया है, वो भी व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा में है। स्मार्ट एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इसको ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हम लोग एंटी जो सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ उसको इन्हांस कर सके। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि स्मार्ट क्या है। उसके बाद अग्नि प्राइम है। तो एक्चुअली आप देखो कि DRDO के द्वारा यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया जो नई जनरेशन के न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसका यहाँ पर टेस्ट किया गया है। ये 6th मिसाइल है अग्नि सीरीज़ में और इसका रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। बहुत ही फास्ट है ये। इसकी वेट 50% है, लेस देन जो अग्नि 3 का था, बिकॉज अग्नि 3 बहुत ही ज़्यादा हैवी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम 500। तो ये कैट्स 500 है जिसमें कि DRDO भी होंगे, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिनके द्वारा एक यहाँ पे आप देखो कि फ़्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है कैट्स 500 के लिए। कैट्स 500 को यहाँ पे आप देखो कि जो पेलोड वगैरह है 500 kg का, उसके डिलीवरी तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑटोनोमस स्ट्रीट है जिसमें कि आप देखो कि वो लड़ने का रास्ता है कि कैसे यहाँ पे हम लोग जो है अगर कोई लड़ाई वगैरह भी करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही अगर हम लोग देखिए वर्टिकल लॉन्च यहाँ पे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि हमारे द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया है मिसाइल और ये सेकेंड टाइम है चांदीपुर से और लॉन्च किया है। तो इसमें आप देखो कि वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन भी है कि किस तरीके से वर्टिकली यहाँ पे लॉन्च होता है। इसका मतलब कि न्यूट्रलाइज करना एरियल थ्रेड्स को, ये भी क्लोज रेंज में। इसमें इसकी सी स्किमिंग जो टारगेट है ना उसको भी रखा गया। सी स्किमिंग टारगेट कहने का मतलब है कि वैसे एसेट जो कि बहुत ही आसपास हमारे ये घूम रहे हैं लेकिन पॉसिबल है कि हम लोग इसको ले सके बिना किसी रडार के डिटेक्ट किए हुए, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो प्रलय मिसाइल है, DRDO के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया है प्रलय मिसाइल का। और प्रलय अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में डेवलप्ड ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और साथ ही साथ इसकी रेंज जो है 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। एक्यूरेसी है लेस देन ये 10 मीटर का है और इसमें एक गाइडेंस सिस्टम भी है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन मैकेनिज्म वगैरह ये सब है, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें याद रखिए कि क्या पता किस तरीके से क्वेश्चन बच जाए तो आप उसको टैकल कर सको। आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन है। बेसिकली आप देखो कि इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये आपका इन हाउस मैसेजिंग सर्विस है जिससे कि जो रियल टाइम में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको यहाँ पे मीट कर सके। साथ ही यहाँ पे मैसेजिंग जो रिक्वायरमेंट है किसी भी आर्मी के लिए वो उनको मिल सके। यहाँ पे जो डिप्लॉय किया गया है वो आर्मी की इंटरनल नेटवर्क के द्वारा इसको रखा गया और इसमें आप देखो वैरायटी ऑफ कंटेम्प्रेरी यहाँ पे टेररिस्ट है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी यहाँ पे फीचर्स है जैसे कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन है, ट्रैकिंग है, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, फीचर्स है इसके तहत। तो इसलिए ये देखो कि आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन अपने हिसाब का यहाँ पे मैसेजिंग एप्लीकेशन बना के रखे क्योंकि आर्मी को यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है और यहाँ पे कहीं से भी लीक ना हो चीज़ें जो है वो यहाँ पे कहीं भी आपका स्प्रेड ना हो, इस हिसाब से ध्यान देना होता है। ओके सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी लेसन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट, इसमें भी काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि डेली बेसिस पे आपको 4 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की विजन आइज की करंट अफेयर्स मैगजीन देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ कल यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इकॉनमी की एक लेसन आ चुकी थी जो कि प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड देन यहाँ पे जितनी भी टाइम बचेगी वो हम लोग नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगी उससे कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। इससे पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि अगर आप लोग यहाँ पे विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स 2022। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा जिसमें कि आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे 24th इशू जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपका रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले ध्यान रखनी है कि दिस इज़ बाई एनुअल रिपोर्ट जिसमें कि ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश की इसकी क्या स्टेबिलिटी है या फिर क्या रिस्क है इसकी, इन पूरी तरीके से यहाँ पे आपका देखा जाता है, मेज़र किया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेकआउट किया जाता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट्स है, इट मीन्स कि इस रिपोर्ट से क्या क्या पता चला है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इकॉनमिक रिकवरी है वो यहाँ पे अपनी मोमेंटम लॉस होते हुए दिख रही है। इट मीन्स कि जो 2021 की सेकेंड हाफ है उसमें उस तरीके से नहीं हमारा इकॉनमी, हमारे देश का क्या ग्लोबल इकॉनमी रिकवर नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए थी। तो ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन है इसके कारण कंटिन्यूस जो है इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल रहा है। और ऊपर से कोविड-19 की आप देखो कि न्यू वेरिएंट आते जा रही है। एक ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के कारण अभी थर्ड फेज़ भी इंडिया में देखने को मिल रहा है और काफ़ी शहरों में भी देखने को मिल रहा है। तो सप्लाई डिसरप्शन हो रहे हैं, यानी कि आप देखो कि बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो जाती है, बॉटल नेक देखने को मिलेगा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेस में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है। तो ये सारे जो है शॉर्ट टर्म इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो रही है। तो ग्लोबल इकॉनमी जो है वो रिकवरी बहुत स्लो हो रही है। अगर डोमेस्टिक इकॉनमी की बात करें, अपने देश की इकॉनमी की बात करें, तो यहाँ पे प्रोग्रेस जो वैक्सीनेशन में है ये तो होते ही जा रहा है। आप देखो वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ चलते आ रही है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, इवन हमारे यहाँ 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को भी वैक्सीनेशन देने की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिससे कि आप देखो कि रिकवरी की बात की जा रही है कि हम लोग फिर से यहाँ पे ट्रैक में आएंगे। जब यहाँ पे सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक जो है वो चला गया तो हम लोग ट्रैक में आए, लेकिन फिर यहाँ पे थर्ड वेव देखने को मिला। बट हालांकि यहाँ पे आप देखो कि ये भी एक तरीके का साइन है कि यहाँ पे स्लोइंग पेस मोर रिसेंटली। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रही है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होते जा रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, बट हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो रिकवर कर रही है, बट स्लो पेस में। रिस्क असेसमेंट देखें कि कितनी रिस्क है, तो ऑल बोर्ड कैटेगरीज ऑफ रिस्क, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या मैक्रो इकोनॉमिक हो या फिर फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर इंस्टीट्यूशनल हो या फिर जनरल हो, सब में आप देखो मीडियम लेवल पे ही रिस्क देखने को मिल रहा है। और रिस्क यहाँ पे ग्लोबल और फाइनेंशियल मार्केट को लेकर ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हायर रेट है अगर हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें तो। एक तो यहाँ पे परेशानी इस चीज़ का है कि जैसे आप देखो कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इसके कारण बहुत सारी जो है परेशानी आई, लॉकडाउन हुई, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कमोडिटी की प्राइस जो है वो हाई हो गई। आज के डेट में आपको सारे सामान की प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इवन 2020 के बाद ही जो सेकेंड फेज़ था उसके बाद ही महंगी हो गई थी, बट अभी भी आप देखो कि जनवरी से काफ़ी सामानों की दाम बढ़ गई है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, महंगाई आ चुकी है मार्केट में, साथ ही इक्विटी प्राइस वोलेटिलिटी है। आप देख सकते हो कि प्राइस जो है ना वो कभी बहुत अप हो रहा है, कभी बहुत डाउन हो रहा है। एसेट क्वालिटी डिटोरेशन हो रही है, जो एसेट की क्वालिटी है वो यहाँ पे डे बाय डे जो है डाउन होते जा रही है। क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, साइबर डिसरप्शंस हो रहे हैं, जिसके कारण मेजर रिस्क आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में ये फेस किया जा रहा है। उसके बाद हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होती है जिसे हम लोग MSME सेक्टर कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप लोग देखो कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो क्षति हुआ वो MSME सेक्टर में हुआ, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगा रही है कि कहीं ना कहीं से MSME सेक्टर्स जो है उनमें ज़्यादा परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। इसलिए कंटिन्यूस यहाँ पे आपका क्रेडिट दिया गया, और जो स्ट्रेस था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में वो भी यहाँ पे देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से होल्ड ऑन करने की कोशिश की। अब कुछ पैरामीटर देख लेते हैं और की फाइंडिंग क्या क्या है इस रिपोर्ट से वो देखते हैं, और कुछ डेफिनेशन है कुछ टर्म्स की जो कि आपकी यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी, और कुछ न्यू पॉइंट्स भी है जो कि आपको यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। यहाँ पे क्या पता चला है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में नॉन परफॉर्मिंग जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो इंक्रीज हो सका। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि 2021 में 6.9% था, 2021 में 8.1% हो गया है। अब यही चीज़ें बताई जा रही है कि स्ट्रेस जो सेवियर स्ट्रेस सिनेरियो है इसमें आपका 9.5% तक भी हो सकता है। NBFC के लिए देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो यहाँ पे 2020 में डिक्लाइन हुआ था, और 2021 के एंड में आप देख सकते हो जो कि 6.5% तक ये बढ़ चुका था। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट ये समझिए कि NPA होता क्या है। एक्चुअली NPA से ये इंडिकेट होता है ना कि किसी का बैंक का जो लोन है ना वो कितने डेंजर में है। इट मीन्स कि आप देखो कि बैंकों के द्वारा लोन दी जाती है हर एक सेक्टर्स में लोगों को, फाइन, बट कितने रिपेमेंट हो रहे हैं, कितने लोग जो है यहाँ से लोन लेके जा रहे हैं, बट उस बैंक में कितने नंबर ऑफ जो लोन्स दिया गया है और उसके हिसाब से कितना रिपेमेंट हो पा रहा है,
ये चीज़ें दर्शाती है कि बैंकों की स्थिति कितनी है। इट मीन्स कि बैंकों का लोन जो है वो कितना डेंजर में है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हाई ग्रॉस एनपीए रेशियो होगा उतना ये समझ में आएगा कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है ना वो बहुत पुअर है। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनपीए जो है वो ग्रॉस एनपीए बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स कि बैंकों की हालत बहुत ख़राब है। ये चीज़ें यहाँ पे ग्रॉस एनपीए से पता चलता है। CRAR की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहते हैं इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इट मीन्स कि एक बैंक का कितना कैपिटल है और उसमें से ये कितना रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखते हैं। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना रखते हैं। इट मीन्स कि एक तरीके का रेशियो है जिससे ये पता चलता है ना कि बैंक का कैपिटल कितना है और कितना वो रिस्क संभाल पा रहे हैं। मान लीजिए कि बैंक के पास यहाँ पे 100 रुपीज़ है, फाइन। अब इस 100 रुपीज़ से आप देखो कि 3% तो CRR मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद 18% यहाँ पे आपका SLR मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें से आपका कितना बच गया, 22%। 22% आपका चला गया, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ गया, 78। ओके, 78 यहाँ पे रुपीज़ बच गया। 22 आपका जो है RBI के साथ ये आपका सेव हो गया, यानी कि CRR और SLR के फॉर्म में। तो 78 रुपीज़ में से भी कितना बैंक लोन दे सकती है, कि टोटल कैपिटल तो यहाँ पे 78 हो गया, बट यहाँ पे कितना लोन दे सकती है और कितना रिस्क जो है वो झेल सकती है। तो यहाँ पे कोई कोई बैंक होती है जिसमें कि आप देखो यहाँ पे CRAR मेंटेन करना होता है, जो कि बैंकों का यहाँ पे आप देखो बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से 15% है, बट बैंक यहाँ पे 8 to 9% इसको फॉलो करती है। तो 8 to 9%, चलिए यहाँ पे 90 रुपीज़, ठीक है, 8 to 9% मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है 90 रुपीज़ जो है यहाँ पे कहा जाता है कि ठीक है ये रिस्क वेटेड है। लेकिन इसमें से आप समझो कि 100 रुपया अगर यहाँ पे कैपिटल है और उसमें से 90 रुपीज़ जो है ये रिस्क वेटेड है, यानी कि इसको जो है लोन के फॉर्म में निकाला जा सकता है। अब बैंक अपने पास 10 रुपया रखती है कि 90 रुपीज़ जो है अगर चला गया तो कुछ तो वापस आएगा, टोटल वापस नहीं आएगा। तो बैंकों के पास एटलीस्ट अपने आप को बचाने के लिए 10 रुपये तो बैंक के पास है। अगर हम लोग सारी बातों को हटा देते, CRR SLR को आप साइड रखो तो इसको कहते हैं कि रिस्क, यहाँ पे CRAR है कि रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है। अब यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि आप लोग देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो CRAR है वो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है और 16% 2021 में आ चुका है। इट मीन्स कि बैंकों के पास जितना कैपिटल नहीं है, बैंक उससे ज़्यादा लोन दे रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे घाटा ही होगा। बैंक को बाद में चल के बोरो करना होगा, या फिर बैंक को जो है यहाँ पे लोन वगैरह रिपेमेंट नहीं हो रहे, तो इससे बैंकों की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे डाउन होगी। उसके बाद थर्ड है PCR, जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है। PCR एक तरीके का रेशियो है जिसमें कि ग्रॉस NPA जो है ना उसका देखा जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि कितना फंड जो है बैंक का वो यहाँ पे रखा गया है, जिससे कि लोन जो लॉस हो रहे हैं ना उसको कवर करने के लिए। इट मीन कि मान लीजिए कि 100 रुपीज़ बैंकों के पास है और 50 रुपये का लोन दे दिया गया है, तो यहाँ पे अभी भी बैंक के पास कितना है, 50 रुपया है, क्योंकि अगर ये लोन वापस नहीं आता है तो बैंक के पास 50 रुपया है इसको कवर अप करने के लिए। तो ये प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी होता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का आप देखो तो 68% रहा है, वो भी 2021 के सितंबर में। तो ये भी खराब परफॉर्मेंस का ही यहाँ पे इंडिकेशन है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। सो ये 3 बातों पे यहाँ पे आपका मेज़र किया गया है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, CRAR और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो ये तीनों को समझने की कोशिश कीजिए। तीनों अगर यहाँ पे हाई रहता है तो इससे पता चलता है कि बैंकों की स्थिति यहाँ पे ख़राब है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यहाँ पे रिपोर्ट, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इसको याद रखिएगा। ये जो 3 पॉइंट है ना इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इसकी डेफिनेशन भी, ओके, क्योंकि डायरेक्टली आप देखो कि प्रीलिम्स में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा टफ आती नहीं है इकॉनमी से, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फिनटेक में। सो व्हाट इज़ फिनटेक? यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इन्फिनिटी फोरम, एक लीडरशिप फोरम है जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो फाइनेंशियल का फिन हो गया, टेक्नोलॉजी का टेक हो गया, इसलिए इसको फिनटेक कह रहे हैं। और इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये आपका VC के थ्रू किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे होस्ट किया गया है IFSCA के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि काम करते हैं सरकार के तहत। और ये कोलैबोरेशन किया हुआ है गिफ्ट सिटी, जो कि आपका गुजरात में है, और ब्लूमबर्ग के साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पे आई है। इसमें क्या है ना कि इसमें जितने भी लीडिंग माइंड्स है पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो ये एक साथ आएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है वो यहाँ पे हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा, ह्यूमैनिटी यहाँ पे लार्ज नंबर पे यहाँ पे निकल कर आएगा। क्योंकि जो भी ग्रोथ होगी वो ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए किसी देश में जो कि उस देश के रहने वाले लोगों को अल्टीमेटली फ़ायदा हो, अल्टीमेटली उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो इस चीज़ पे काम होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं रहा है। आप भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही मेरी वीडियोस देख रहे हो, और साथ ही साथ
ये देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके की ये इनोवेशन है यूट्यूब, जिसके थ्रू आप लोग घर बैठ के या फिर कहीं पे भी बैठ के आप हमारी लेसन्स देख पा रहे हो। कुछ भी आप लोग जो है जो भी अर्जित आपको ज्ञान करनी है तो वो चीज़ें आप लोग यूट्यूब से गेन कर पा रहे हो। तो ये भी एक काइंड ऑफ इनोवेशन के ही फील्ड में आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। अब देख लेते हैं इंडिया का जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है ये है क्या, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। फिनटेक जो कि आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ये आपका फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है, एक कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ रखा गया। ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें कि आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा, साथ ही फिनेंशियल सर्विस पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है इसकी वैल्यू आप देख सकते हो तो 50 से 60 बिलियन डॉलर तक का रहा है, वो भी फिनेंशियल ईयर 20 की बताया जा रही है। और यहीं अगर हम लोग बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया की जो फिनटेक कंपनी है इसकी वैल्यूएशन और बढ़ेगी जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो 2025 तक आप देखो कि अभी तो 50-60 बिलियन है, बट ये कहा जा रहा है कि 2025 तक ये 150 से 160 बिलियन तक का यहाँ पे आपका इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन हो सकती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसकी यहाँ पे अप्रोच बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रंट रनर जो है, यानी कि जो भी इकोनॉमीज में आप देखते हो कि जो फ्रंट रनर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो फिनटेक अडॉप्शन होते हैं, तो यहाँ पे अडॉप्शन रेट भी है कि कितने लोग जो है इस इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये भी 87% तक है। अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो फिनटेक कंपनी ग्लोबल लेवल पे 64% ही है, बट हमारे यहाँ इस पर बहुत काम हो रहा है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे फिनटेक इकोसिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लोबली है। तो हमारे यहाँ बेटर यहाँ पे पोटेंशियल भी है, बट देख सकते हैं कि किस किस सेक्टोरल जो है यहाँ पे पोटेंशियल है कि कैसे हमारे यहाँ फिनटेक कंपनीज जो है वो इतना ग्रोथ कर पा रही है। सबसे पहले अगर क्रेडिट की बात करें तो फिनटेक सोल्यूशंस जो है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि जो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है ना उसको ये बेटर तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट मीन्स कि फिनटेक से क्या होता है कि काफ़ी कस्टमर्स को या फिर जो भी लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते तो उनको कैपिटल बहुत आसानी से मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम करना है, अगर कंज्यूमर को पैसे टाइम पे मिल रहे हैं और वो भी आपका चीपेस्ट रेट में मिल रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं फिनटेक, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे लेंडर्स और जो बोरोवर्स है उनकी जो भी डिमांड है उसको मैच करता है। तो जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उनको अगर जिस हिसाब का यहाँ पे क्रेडिट चाहिए तो उनको ऑनलाइन सर्विस के थ्रू भी मिल जाता है। तो ईजी एक्सेस है। जैसे कि आप देखो कि क्राउड फंडिंग हो गई, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गई, तो ये सारा एक टाइप है जिसके तरफ से आप देखो कि इसी के थ्रू जो है यहाँ पे आपको लेंडिंग वगैरह दी जाती है। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम नहीं, एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे क्रेडिट है, जो कि इसकी एक फर्स्ट सेफ साइड आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फिनटेक जो है इसमें कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड अनेबल है, यानी कि बहुत सारे जो है केसेस में, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो गया, पर्सन टू मर्चेंट है, गवर्नमेंट टू पर्सन है, इन सब में यहाँ पे फ़ंड की ट्रांसफ़र होती है। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो कि जो यूपीआई आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो यूपीआई के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारी पेमेंट सेक्टर है देश में वो ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर ये काफ़ी बूस्ट कर रहा है। तो इसलिए पेमेंट वाली जो सेक्टर्स है उसमें काफ़ी हद तक ये हेल्प कर पा रहा है फिनटेक कंपनी। इंश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विस अगर हम लोग देखें तो फिनटेक फर्म्स जो है ना ये काफ़ी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि वो अपनी जो भी मनी है उसको सेव करे, या फिर मनी को बेटर तरीके से इन्वेस्ट करे, या फिर जो अपना धन है उसको सही तरीके से वो मैनेज करे। और एक बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज दी जाती है जिसके बेसिस पे वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, सेविंग अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है। तो ये सारे बहुत सारे स्कीम्स आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू जो है यहाँ पे इंश्योरेंस और जो एडवाइजरी सर्विस है वो यहाँ पे बेटर तरीके से फिनटेक में काम करती है। पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो फिनटेक अनेबल टेक्नोलॉजीज़ जो है जैसे कि रोबो एडवाइस है, तो इससे आप देखो कि फिनेंशियल प्लानिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। फिनटेक जो है इसके थ्रू क्या है कि जो पेंशन स्कीम की जो ऑपरेशन है, यानी कि पेंशन स्कीम जो लोगों को दी जाती है उसकी ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट करके, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का ऑटोमेशन करके, तो ये सब काम करके होता है। साथ ही अकाउंट एग्रीगेटर यहाँ पे सर्विस भी है। ये सर्विस है जिसमें कि फ़ाइनेंशियल डेटा जो कस्टमर की है ना उसको एग्रीगेट भी किया जाता है डिफरेंट फ़ाइनेंशियल सर्विस से। यानी कि एक कस्टमर है, उनको अगर बहुत सारे फ़ाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उनकी डेटा को एक जगह जो है इकट्ठे करके रखा भी जा सकता है। ऐसा यहाँ पे फिनटेक टेक्नोलॉजी में आपका फैसिलिटी है। साथ ही 2016 में क्या हुआ था कि आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन भी रिलीज़ की गई थी, वो भी एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए,
कि यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर होने चाहिए। इट मीन्स कि एक कस्टमर के नाम पे कौन कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है उनकी यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी चाहिए, जिसमें कि एक पर्सन का नाम अगर यहाँ पे इंटर किया जाए तो उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है वो सारी एक जगह खुल के आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि काम कम हो जाता है, आसान हो जाता है, और जो डुप्लीकेशन होती है उस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर निकल जाती है। ट्रेड फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो इनवॉइस ट्रेडिंग है ये एक अलग ही आपको एरिया देखने को मिलेगा फिनटेक एप्लीकेशन का हमारे देश में। इससे क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर्स को काफ़ी मदद मिलती है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर्स आप देखते हो कि हमारे देश में इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है, और फ़ायदेमंद इन द सेंस कि इसमें आप देखो कि 40% से ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि खुद को ही यहाँ पे जॉब दे के बैठे हैं। जीडीपी में आप देखो 30% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होता है 40% तक प्रोडक्शन होता है जो कि एमएसएमई सेक्टर्स के थ्रू होता है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स में आप देखो तो 35% से ज़्यादा जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट का, वो एमएसएमई सेक्टर्स का ही देन है। सो दैट्स वाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ट्रेड फाइनेंस में आप देखो कि यहाँ पे मनी क्रंचेस बहुत ज़्यादा था, इसमें लोगों को इश्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही थी, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड फाइनेंसिंग के थ्रू जो है यहाँ पे आपका ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये ट्रेड्स है जो कि एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स में अगर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे ट्रेड्स के थ्रू मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ये बताया गया कि हमारे देश में फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो इतना बूम क्यों कर रहा है, और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट जो है कैसे पूरे ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं फिनटेक कंपनी को लेकर। हमारे यहाँ कैपिटल की फैसिलिटी अच्छी है, पेमेंट वगैरह यहाँ पे दिया जाता है बेटर तरीके से, इंश्योरेंस और पेंशन में भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस है, और साथ ही साथ ट्रेड फाइनेंस है। लेकिन फिर भी आप देखो कि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत ही यहाँ पे 100 है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, चैलेंजेस है, इश्यूज़ है जो कि फिनटेक सेक्टर्स हमारे देश में फेस कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि पेमेंट हमारे यहाँ ऑनलाइन हो रहा है, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि ऑनलाइन में भी आप देखो कितना ज़्यादा ब्रीचेस हो रही है डेटा की, डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इवन प्राइवेसी रिस्क की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी तक कानून आया नहीं है जो कि हमारे आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो इस अधिकार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कानून होना चाहिए। हमारी जो प्राइवेट डेटाज है, जो प्राइवेसी है, वो तो यहाँ पर लीक हो सकती। तो मेनली यही प्रॉब्लम है कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो रिस्क है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। वेरिड अडॉप्शन है, ये इजी नहीं है कि हर एक टाइप की बिज़नेस जो है वो फिनटेक को अडॉप्ट कर ले। ओके, जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि काफ़ी बिजनेसेस को यहाँ पे फ़ायदा होता है, काफ़ी बिजनेसेस जो है वो यहाँ पे आपको फिनटेक में देखने को मिलेगा, बट ये इतना आसान नहीं है कि हर तरीके के बिज़नेस जो है वो फिनटेक को अडॉप्ट करें। ये स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा उस तरीके की अर्थव्यवस्था में जैसे कि हमारा देश है, जिसमें कि एमएसएमई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि काफ़ी प्रॉब्लम है कि डिजिटल एडॉप्शन हो सके, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर्स में इस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। रैपिडली चेंजिंग रेगुलेशंस है, इट मीन्स कि रेगुलेटरी जो कंप्लाइंसेस है वो उसके साथ साथ आप देखो कि खर्चे बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे बिजनेस कॉन्फिडेंस को उस तरीके से मदद नहीं करते हैं। एक फ्यू रेगुलेशन है जैसे कि रेगुलेशंस फॉर द इन्वेस्टमेंट एग्जिट है, क्रिप्टो करेंसी आपको देखने को मिलेगा जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस वोलेटिलिटी होती है, यानी कि वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा कि कभी बहुत अप है कभी बहुत डाउन है। पेमेंट रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है, डेटा की यहाँ पे प्रॉब्लम है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम है, कंज्यूमर यहाँ पे प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे फिनटेक सेक्टर्स जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं परेशानी झेलती है। लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी है, लोगों को आज तक भी आप देखो कि अभी तक ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है और लोगों को यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑपरेट नहीं करने आता है, इवन लैपटॉप ऑपरेट करने नहीं आता है। तो ये फिनेंशियल लिटरेसी है, डिजिटल इलिटरेसी तो है ही, फिनेंशियल इलिटरेसी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। साथ ही साथ अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ 70% जो पॉपुलेशन है देश की वो गाँव में रहती है और वो फिनटेक प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ करती है, तो ये लार्जली कंसंट्रेटेड है अर्बन सेगमेंट में। इट मीन्स कि ग्रामीण एरिया वाले लोग जो है ये फिनटेक को नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे प्रोवाइड की जाती है और ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे आपका देखो कि लोग नहीं समझ पाते। तो इस सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में भी ये जो फिनटेक सेक्टर्स है उसको लाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूजन हो सके। अब ये सारे तो चैलेंजेस थे। अब रोड अहेड में बताया जा रहा है कि हमें जो फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी सेक्टर्स को बूस्ट करना है तो उसके पीछे हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको बूस्ट करना ही होगा।
जैसे कि यहाँ पे फिनटेक की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन की ज़रूरत है, इसी के साथ साथ डिजिटल और फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप देखो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इससे क्या होगा कि डेटा कलेक्शन सही तरीके से हो पाएगा, हम लोग डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, ट्रांसमिशन कर पाएंगे, तो ये सारे बहुत सारा काम यहाँ पे हो पाएगा। कंड्यूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये जो सक्सेसफुल और लार्ज स्केल एडॉप्शन किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, इसमें आप देखो कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो उस हिसाब से होना चाहिए जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड हो। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज पे भी फॉलो करना होगा, फेयर और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। साथ ही यहाँ पे जो फिनेंशियल सिस्टम है जिस तरीके का हमारे देश में, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो ऑनगोइंग डायलॉग है, यानी कि इंडस्ट्री के साथ जो हमारा काम है, इनोवेटर्स हो गया, इनकम्बेंट हो गया, तो इन सब के साथ जो हमारे यहाँ पे ऑनगोइंग डायलॉग है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल अलायंस होनी चाहिए जो स्मॉल रिटेल मोबाइल पेमेंट है जिसकी लो वैल्यू है और हाई वेलोसिटी है। गवर्नमेंट को यहाँ पे मेनली फोकस करना चाहिए कि यूपीआई नेटवर्क को जो ग्लोबल अलायंस के साथ इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करे। ये जो पार्टनरशिप है इससे क्या होगा कि सोशल और जो इंक्लूसिव यूज़ केस है वो हो सकेगा। इट मीन्स कि जो लोगों को रेमिटांसेस मिलती है इंडिया में मेडिकल रीजन्स के लिए वगैरह वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। मेनली यहाँ पे टारगेटेड जो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है वो चलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप ये सारी चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तब तक उनके लिए फिनटेक जो कंपनीज़ है वो किसी काम का नहीं है। तो गवर्नमेंट को मेनली यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए कि मोबाइल पेमेंट कैसे करना है, वो भी रीजनल लैंग्वेज एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि लोग अपने लैंग्वेज में ज़्यादा समझ पाते हैं। हर एक लोग जो है इंग्लिश समझ नहीं पाते और हमारे देश में 70% से ज़्यादा लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वो हिंदी भी प्रॉपर नहीं समझते, इंग्लिश की दूर की बात है, वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। तो अगर उनको कुछ सिखाना है, कुछ नया चीज़ बताना है, तो बेटर है कि उनको उनके खुद के लैंग्वेज में सिखाइए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करिए जिससे कि एक कंसेंसस बिल्ड हो सके। साथ ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड हो सके जो कि आपका पेमेंट सिस्टम का है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है ग्रामीण एरिया में, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि मर्चेंट लेवल पे भी और कस्टमर लेवल पे भी। तो इन दोनों तरीके से हम लोग जो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पे यहाँ पे टारगेटेड फोकस कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल पेमेंट लिटरेसी भी बढ़ानी है, लोगों को ये भी सिखानी है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अदर मेजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कानून होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे फिनटेक कंपनी जो है काम करे। साथ ही यहाँ पे जो फिनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी का भी सेफगार्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे देखना होगा। जो यहाँ पे आप जानते हो कि फिनटेक कंपनी में कुछ क्रिमिनल मिसयूज़ भी होते हैं, इसका भी रिस्क होता है, तो उसको देखना, उसको समझना, उसको एक्सेस करना, उसको मिटिगेट करना, तो ये सारा काम भी हम लोग कर सकते हैं। साथ ही जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं जिससे कि जो लीगल यहाँ पे लैंडस्केप है उसको अनेबल कर सके। इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेटर तरीके से लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, सर्टिनिटी होनी चाहिए कुछ फिनटेक एक्टिविटीज़ के आस्पेक्ट में। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। इट मीन्स कि कानून यहाँ पे बना सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रिटी जो फिनेंशियल सिस्टम का है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, जो भी लीगल कानूनी तरीके से जो फ्रेमवर्क है उसको भी हम लोग यहाँ पे मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिनटेक कंपनी जो है हम लोग उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। अब कुछ इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि न्यू बैंक। आज के डेट में न्यू बैंक का काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है और न्यू बैंक कहने का मतलब है कि ये आपका ऑनलाइन बैंक है, ऑनलाइन ओनली यहाँ पे फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक कंपनी है जो कि यहाँ पे आपका मोबाइल ऐप के थ्रू आप लोग अपना बैंक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि रेजर पे हो गया, एक्स हो गया, ये एपीफाई हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की डेट में आप बैंक का देखते हो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट अगर कहीं पे भी न्यू बैंक है तो न्यू बैंक मैन कहने का मतलब है कि ये ऑनलाइन बैंक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जो चैलेंजर बैंक है ना, वो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं और इसी के साथ साथ आपका बैंकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये डिफरेंट है, यानी कि जो ट्रेडिशनल बैंक वगैरह आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा तो इसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ही छोटी है। अभी तो ये निकल कर ही आया, तो धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कन्वर्जेंस कहा जा रहा है फिनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी का। तो फिनेंशियल आप देखो फिनटेक किससे बना है, फाइनेंस से और टेक्नोलॉजी से। तो फाइनेंस कहाँ कहाँ से आती है, तो ये बैंक हो गई, पेमेंट हो गई, एनबीएफसी है, सिक्योरिटी ब्रोकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका हार्डवेयर प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर है, क्लाउड प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। तो ये दोनों मिलकर आपका फिनटेक टेक्नोलॉजी बनता है।
किस तरीके से क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है, क्या क्या है हमारे देश में, जिससे कि फिनटेक टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रही है, फिनटेक आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। हम लोग अपने देश में जितनी भी न्यू बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। वहीं अगर हम लोग देखें तो हमारी इंटरनेट और जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। हमारे यहाँ जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप देखो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोबाइल पेनिट्रेशन हो चुका है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन यूज़र्स है। जितने भी स्मार्टफोन्स है आप लोग समझ सकते हो कि पूरे देश भर में हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। साथ ही हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स भी है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़े हम लोग यूज़र्स भी है। साथ ही हम लोग मोबाइल का भी हमारे यहाँ जो है एक लोग के पास 2-3 मोबाइल देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में मोबाइल फ़ोन्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। फेवरेबल डेमोग्राफी भी है। 65% जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 35 साल से नीचे की है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ की यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप समझिए कि उस देश का डेवलपमेंट जो है काफ़ी बेटर तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है यूथ डेवलपमेंट है, जो हमारे यहाँ के नव युवक है वो हमारे देश की आगे बढ़ के जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए इंडिया में आप देख सकते हो कि 140 मिलियन मिडिल इनकम है और 21 मिलियन हाई यहाँ पे इनकम हाउस होल्ड होगा, जो कि 2030 तक होगा। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना। तो जब मोदी जी आए थे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आए हैं, जिससे कि ज़ीरो बैलेंस में लोगों की यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिशन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी है, जिसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो है अगर मान लीजिए कि किसी फार्मर को पैसे देने हैं पीएम किसान के थ्रू, तो सरकार के द्वारा जो है ये डायरेक्ट जाता है फार्मर के अकाउंट में। बीच में पहले बिचौलिया होते थे, अब इनको हटा दिया गया है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। अटल पेंशन योजना है, जिसके तहत आप लोग देखो कि पेंशन जो आपको 60 ईयर्स के बाद देना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रीमियम आप भर सकते हो। तो इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ क्यों फिनटेक जो है इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यहाँ पे इनोवेशन हो रही है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन्स और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। फेवरेबल डेमोग्राफी भी है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इनिशिएटिव हमारे देश में काफ़ी हद तक लिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिनटेक, जिसमें कि हमने देखा यहाँ पे कि फ़िनटेक है क्या, फ़िनटेक इंडस्ट्री की क्या हालचाल है देश में, और काफ़ी अच्छे तरीके से फ़िनटेक हमारे देश में चल रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है उसको भी हमने देखा, और लास्टली यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी हम लोग देखें। अब आते हैं यहाँ पे सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन SDR। तो ये है क्या, समझते हैं। रिसेंटली 67th मेंबर कंट्री जो है WTO के, उनके द्वारा ये नेगोशिएशन को यहाँ पे कंक्लूड किया गया, जो कि है सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन। चलिए देख लेते हैं ट्रेड इन सर्विस एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जिसको GATS भी कहते हैं। तो देखिए सर्विस सेक्टर्स जो होता है ना वो डायनेमिक है। अगर आप देखो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और आपका सेकेंडरी सेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है। लेकिन अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसका नेचर बहुत डायनेमिक है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है पूरे ग्लोबल इकॉनमी में। 60% जो वर्ल्ड की GDP है ये वैल्यू एडेड टर्म्स से है, और 50% जो है वो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से। तो ओवर 50% ये एम्प्लॉयमेंट का है, 60% जो वर्ल्ड की GDP है वो वैल्यू एडेड टर्म्स से है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स जो कि यहाँ पे सर्विस के ऊपर है, और इसको GATS के द्वारा यहाँ पे आपका गवर्न किया जाता है। और GATS कहाँ से निकल कर आया, तो उरुग्वे राउंड जो कि आपका जनवरी 1995 से ही निकल कर आया। इसमें क्या है कि कुछ रूल्स दिए गए हैं कि कैसे जो है सर्विस ट्रेड्स जो है वो सारे सर्विसेज में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब 2 एक्सेप्शन के साथ रखा गया है। इट मीन्स कि जो सर्विस यहाँ पे सप्लाई की जाती है वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी के एक्सरसाइज में की जाती है। कवरेज मेजर्स अगर हम लोग देखें तो एयर ट्रैफिक राइट्स को और सर्विसेज को ये अफेक्ट करती है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस से भी रिलेटेड है। तो ये 2 बात हो गया कि यहाँ पे जो भी आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी के बेसिस पे जो सर्विस सप्लाई किया जा रहा है उसको इस GATS से बाहर रखा गया है, और साथ ही जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में प्रोवाइड किया जा रहा है उससे इसको बाहर रखा गया है। GATS कहाँ एप्लीकेबल है, तो 4 मोड में यहाँ पे एप्लीकेबल है, 4 तरीके के सर्विस में एप्लीकेबल है। अब ये 4 तरीके का सर्विस कौन कौन सा है, तो ये चारों मोड हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। मोड फर्स्ट है जो कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब सर्विस जो है वो एक टेरिटरी से दूसरे कंट्री की टेरिटरी में जाती है तो यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और सेकंड मोड है कंजप्शन अब्रॉड, कि जो लोग यहाँ पे बाहर रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे सर्विस जो है मिलना चाहिए। थर्ड है कमर्शियल प्रेजेंस। इट मीन्स कि जब सर्विस सप्लायर जो है एक मेंबर के वो एक कमर्शियल प्रेजेंस इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे मेंबर के टेरिटरी में, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे देश का जो बैंक है SBI, वो आपको दूसरे देश में भी देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे देश के लोगों को तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है,
बट दूसरे देश में भी अगर SBI है तो वो वहाँ की भी बैंकिंग फैसिलिटी जो है वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मोड 4 क्या है कि मूवमेंट ऑफ नेचुरल पेंशन पर्सन, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल, अगर आप देखो एक WTO के मेंबर जो है वो टेम्प्रेरी यहाँ पे दूसरे कंट्री के टेरिटरी में इंटर करते हैं तो उनको यहाँ पे टेम्प्रेरी बेसिस पे भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एक तो होता है कि मान लीजिए कि इंडिया से अगर सर्विस यहाँ पे बांग्लादेश में प्रोवाइड किया जा रहा है तो बांग्लादेश में अगर रहने वाले लोग हैं तो उनको पूरी तरीके से सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडिया से कुछ लोग जो है 4 दिन के लिए या 40 दिन के लिए अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो भी उनको यहाँ पे सर्विस दी जाएगी। तो ये दोनों बात यहाँ पे दोनों मोड में आपका दिया गया है। फाइन, अब यहाँ पे समझते हैं कि सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन है क्या और इसकी बेनिफिट क्या है। यहाँ पे 11 जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसमें इसको लॉन्च किया गया था, वो भी ब्यूनस एयर्स में 2017 में। मेंबरशिप क्या है तो 67th एग्रीड मेंबर है जिसमें कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों हैं। यहाँ पे अगर दोनों को मिला दे तो ये 90% हमारे वर्ल्ड का ट्रेड होगा, जैसे कि USA भी है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है और ब्राज़ील है। सेकेंड चीज़ है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि न्यू जो डिसिप्लिन है इसके अंदर आप देखो कि एडिशनल कमिटमेंट होता है। जितने भी मेंबर सर्विस है वो यहाँ पे गैट्स शेड्यूल के तहत यहाँ पे कमिटमेंट किए और जो यहाँ पे सिग्नेटरीज़ हैं उनका यहाँ पे मानना है कि वो पैक्ट को जो है ये छोड़ सकते हैं ओपन फॉर अदर कंट्रीज़ जो कि इसको ज्वाइन करे, यानी कि इस पैक्ट में जो है पूरी तरीके से ओपन है कि कोई भी देश इसको आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि कॉस्ट ऑफ सर्विस ट्रेड जो है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ पे सेकेंड यानी कि डबल ये हाई हो जाता है एज कॉस्ट ट्रेड जो है वो गुड्स के लिए। SDR जो है वो काम करते हैं जितना भी कॉस्ट यहाँ पे लगता है उसको कम करने के लिए। इससे क्या है कि कम्बर्सन जो प्रोसीजर है उसको चेक किया जाएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह को लेकर। तो वो छोड़िए, यहाँ पे आप लोग देखो कि SDR प्रोसेस होता क्या है। SDR में आपका ऑब्जेक्टिव है, मीन्स है, एप्लीकेशन है, बेनिफिट है और अदर बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे गुड रेगुलेटरी करनी है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स है उसको यहाँ पे, यानी कि जो सप्लाई किया जा रहा है सर्विसेज का उसको यहाँ पे बेटर तरीके से प्रोवाइड करना है। मीन्स है कि यहाँ पे न्यू डिसिप्लिन होनी चाहिए हमारे देश में। थर्ड है यहाँ पे एप्लीकेशन की डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, जो भी लाइसेंस और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी या फिर प्रोसीजरल और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी जिसमें भी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। बेनिफिट की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर है उनको काफ़ी मदद मिलेगा कि वो यहाँ पे जो प्रोसीजर है होस्ट कंट्री में जो यहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है तो उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। साथ ही लीगल सर्टिनिटी भी एश्योर किया जाएगा, उनको कानूनी तौर पे यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो ट्रेड कॉस्ट है, जो व्यापार करने में जो खर्चे होते हैं वो कम हो पाएंगे। और जो ब्रॉडर ट्रेड बेनिफिट्स है, यानी कि जो हम लोग एक दूसरे कंट्री से जो हमारा जो बॉर्डर टच होता है तो उससे भी हमारी जो यहाँ पे जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी, हमारी बिजनेस क्लाइमेट भी इम्प्रूव हो पाएगी। ओके, लेकिन कंसर्न देखने को मिल रहा है SDR में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंसर्न ये है कि एक कॉम्पिटिंग है और पैरेलल मैकेनिज्म है यहाँ पे, और पैरेलल मैकेनिज्म भी है जिससे कि कुछ सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग परस्यू कर सके, और वो भी WTO के बिना। गैट्स में क्या है ना कि मेंबर कंट्रीज़ को ये अलाउ किया गया है कि जो मार्केट एक्सेस है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत तरीके के सर्विस सेक्टर्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो US है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव यहाँ पे मार्केट एक्सेस है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को लेकर, और जो कि मोड 4 यूज़ करते हैं। जो मोड 4 है इसमें क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है WTO मेंबर के, अगर वो टेम्प्रेरी बेसिस पे भी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तो उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्किंग पार्टी है डोमेस्टिक रेगुलेशन में, इसको 1999 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि कुछ डिसिप्लिन जो है वो डोमेस्टिक रेगुलेशन में रखा जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो न्यू डिसिप्लिन लाई जा रही है इससे जो हमारा यहाँ पे डायनेमिक और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट रहा है ग्लोबल आउटपुट में, इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। और 2020 के हिसाब से बताया जा रहा है कि मोर देन 70% जो WTO के मेंबर हैं उनके द्वारा ये कंक्लूड किया गया है कि एटलीस्ट 1 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट तो होना चाहिए, जिसमें कि डोमेस्टिक रेगुलेशन की प्रोविज़न होनी चाहिए जो कि गैट्स के बियॉन्ड हो। और हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि एक कम हेजिटेशन हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, इम्पार्शियल एग्रीमेंट को आगे लेकर चले और जो हेजिटेशन है उसको कम से कम कर सके। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे SDR, जो कि हम लोग समझे कि सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस क्या है और 4 मोड ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे गैट्स को भी समझे और इसकी बेनिफिट क्या है ये समझे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या कंसर्न है उस चीज़ को देखें, एंड फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन देखें। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन, और जितनी भी रेस्ट ऑफ द लेसन आर्टिकल यहाँ पे बची है मैं उसको कल फिनिश कर दूँगी।
तो आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे, थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली बेसिस पे विज़न आइज़ के करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।